आज हम बात करेंगे मज़दूरी का भुगतान करने के क्या क्या मेथड होते हैं, अर्थात मज़दूरी का भुगतान किस आधार पर किया जाता है। मज़दूरी देने की दो पद्धतियां हैं, एक है समय अनुसार मज़दूरी पद्धति और दूसरा है कार्य अनुसार मज़दूरी पद्धति। आज हम बात करेंगे समय अनुसार मज़दूरी पद्धति की, अर्थात समय के अनुसार मज़दूरी किस तरीके से दी जाती हैं या उसके निर्धारक कौन कौन से तत्व होते हैं और उसके क्या लाभ हैं इस पद्धति के, और इसमें क्या क्या दोष हैं अथवा इसकी क्या सीमाएं हैं। समय के अनुसार मज़दूरी या दैनिक मज़दूरी, जिसका आधार प्रति दिन के हिसाब से हो सकता है, प्रति सप्ताह के आधार पर, प्रति माह या प्रति वर्ष के आधार पर भी हो सकता है। प्राचीन काल में ज़्यादातर श्रमिक जो होते थे वो दैनिक मजदूरी के हिसाब से काम करते थे और इस पद्धति के अनुसार श्रमिक को काम करने के समय के हिसाब से पारिश्रमिक दिया जाता था और पारिश्रमिक की जो दर है वो उनकी काम करने के घंटों से डिसाइड होती थी, तय होती थी, और इसलिए इसे दैनिक मजदूरी भी कहा जाता था, क्योंकि दिन भर में अगर घंटे तय हैं, इतने समय काम करना है और उसके आधार पर जो उन्हें भुगतान किया जाएगा वो क्या कहलाता था, दैनिक मजदूरी कहलाती थी। समय के अनुसार मजदूरी पद्धति में श्रमिकों की मजदूरी की गणना हम इस सूत्र से कर सकते हैं। WE का मतलब है श्रमिकों की आय, वो किसके बराबर होती है, R यानी मजदूरी की दर मल्टीप्लाई बाय T यानी टाइम, कितने समय काम किया है। तो जितनी मजदूरी की दर है, मान लीजिए प्रति घंटा काम करने की दर 20 रुपया है और अगर व्यक्ति 8 घंटे काम करता है तो उसे कितना रुपया मिलेगा, 8 × 20 यानी 160 रुपये उसे मजदूरी प्राप्त होगी। तो जितना घंटा वो काम करेगा, यदि वो काम के घंटे बढ़ा देगा तब भी उसकी मजदूरी बढ़ जाएगी, और यदि मजदूरी की दर बढ़ जाती है तब भी मजदूरी बढ़ सकती है। समयानुसार जब मजदूरी का भुगतान किया जाता है तो ऐसी स्थिति में इस के लाभ जो होते हैं उसे हम श्रमिकों के और सेवा योजकों दोनों के दृष्टिकोण से देख सकते हैं। अर्थात समय के आधार पर जब मजदूरी का भुगतान किया जाता है तो इस पद्धति में जो भी लाभ हैं वो यदि हम श्रमिकों के दृष्टिकोण के आधार पर देखें तो ये एक बहुत ही सरल पद्धति है। इसका मतलब है कि श्रमिक अपनी मजदूरी का हिसाब किताब आसानी से लगा सकता है कि वो डे बाय डे रोज़ काम करता है और रोज़ उसको उसका वेतन प्राप्त हो जाता है। दूसरा, इसमें उत्पादन भी अच्छा होता है, क्योंकि उन्हें जल्दी काम ख़त्म करना है, टारगेट, उन्हें दिन भर का काम समाप्त करना है, तो ऐसी स्थिति में अच्छा उत्पादन किया जाता है। मजदूरी में स्थिरता होती है, अर्थात मजदूरी की मात्रा एक जैसी बनी रहती है, क्योंकि श्रमिकों को नियमित वेतन पाने का ज़रूरत रहती है। तो ऐसी स्थिति में श्रमिक जो भी उनकी आय है उसका उनको निश्चित पता होता है कि उन्हें दिन भर काम करने पर इतनी आय प्राप्त होगी। तो ऐसी स्थिति में वो अपने जीवन स्तर को, एक निश्चित जीवन स्तर को कायम रख सकते हैं। अच्छा स्वास्थ्य, इस प्रणाली के अंतर्गत श्रमिकों को निश्चित समय तक ही काम करना पड़ता है और ऐसी स्थिति में वो उनका दिन भर का जो टारगेट है, लक्ष्य है, जो काम करने का समय है वो निश्चित होता है। तो ये उनके स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव डालता है। उनका एक रूटीन बहुत ही सिस्टमेटिकली तय हो जाता है, जिससे उनकी कुशलता में भी वृद्धि होती है। श्रमिकों में एकता, क्योंकि जो दैनिक आधार पर मजदूरी मिलती हैं, समय के आधार पर जब मजदूरी मिलती हैं तो उन्हें निश्चित पता है पहले से ही कि उन्हें इतना टाइम काम करना है और इतना उनको मजदूरी मिलेगी। तो सबकी आपस में कोई भेदभाव की संभावनाएं नहीं होती और अच्छा व्यवहार एक दूसरे के प्रति रहता है।
और स्वतः ही मजदूरी में वृद्धि भी हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे वेज स्केल को, अलग स्केल को अपनाया जाता है, वैसे वैसे ही मजदूरी में स्टेप बाय स्टेप जीवन लागत निर्देशांक के बढ़ने पर मजदूरी में भी वृद्धि होती रहती है। इसी चीज़ को ये तो इसके लाभ हैं श्रमिकों के दृष्टिकोण से। इसी बात को यदि हम सेवा योजकों के दृष्टिकोण से देखें तो प्रशासन अपव्यय में कमी, यानी प्रशासनिक जो अपव्यय होता है वो नहीं होता। उसमें रोज़ पता है कि जो श्रमिक आया है उसे मजदूरी देनी है, या जो इस वीक में जिसने जितना काम किया है उसके आधार पर उसको मजदूरी देनी है, जिसमें बहुत कम कर्मचारियों के आधार पर प्रशासनिक व्यय कम करके भी उस फर्म का मैनेजमेंट किया जा सकता है। अधिक अच्छा उत्पादन होता है और साधनों का भी पूरा सदुपयोग इसके अंतर्गत किया जाता है। राशि का पूर्वानुमान होता है, क्योंकि श्रमिक जो भी काम करते हैं उसमें मजदूरी के भुगतान में समय के अनुसार जब भुगतान करना होता है तो उसकी राशि का पहले ही अनुमान लगाना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि काम के घंटे अगर तय हैं तो ऐसी स्थिति में हमें सेवा योजकों को पता होता है कि अगर इतने घंटे काम करेगा कोई भी व्यक्ति तो उसे इतना वेतन देने की ज़रूरत होगी, और साथ ही यह मितव्ययितापूर्ण विधि भी होती है। लेकिन साथ ही समयानुसार मजदूरी पद्धति के कुछ दोष भी हो सकते हैं, जिनमें श्रमिकों के दृष्टिकोण से और सेवा योजकों के दृष्टिकोण से जब हम इनके दोषों का आकलन करते हैं तो कार्यकुशलता की उपेक्षा होती हैं इस सिस्टम में, क्योंकि जब समय के अनुसार पारिश्रमिक मिलता है तो श्रमिकों पर केवल यही दबाव रहता है कि जैसे मान लीजिए समय है किसी फर्म का सुबह 9 से 4 बजे तक काम करना है, तो उनका टारगेट यही हो सकता है कि उन्हें बस इतना समय यहाँ पर आउटपुट देना है, लेकिन उनका स्किल डेवलपमेंट से या उस नई चीज़ों को सीखने में बहुत ज़्यादा रुचि नहीं रहती, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि उन्हें तो केवल जितने घंटे वो काम करेंगे उसी का प्रतिफल प्राप्त होने वाला है। साथ ही इसमें योग्यता की माप का भी अभाव होता है, क्योंकि उत्पादन में श्रमिकों में उत्पादन शक्ति यानी किस क्वालिटी से वो काम कर रहे हैं उससे कोई उसका लेना देना नहीं होता है। प्रेरणा का भी अभाव होता है, क्योंकि काम के घंटे और तय होते हैं, और यदि वो उस में अगर चाहे कि उन्हीं घंटों में वो ज़्यादा कुशलता से काम करके कुछ ज़्यादा मजदूरी प्राप्त कर ले, तो ऐसा संभव इस प्रणाली में नहीं है। साथ ही मजदूरी श्रृंखला पार करने पर आय क्या हो जाती है, स्थिर, यानी एक लिमिट को क्रॉस कर लिया या उसे, तो उसके बाद उनकी आय में बढ़ने की संभावनाएं काफ़ी कम हो जाती है। यदि सेवा योजकों के दृष्टिकोण से अगर हम दोषों को देखें तो सेवा योजकों के दृष्टिकोण से अगर दोष हैं तो सबसे पहला दोष है काम से बचना। इस पद्धति में उन्हें लगता है कि श्रमिक काम से बचना चाहते हैं, क्योंकि श्रमिकों के दिमाग में निश्चित अवधि की धारणा है और उन्हें उतना ही काम करना है जो उनकी जॉब को बचाए रख सके। बस उन्हें काम पर लगे रहना है ताकि उन्हें वेतन मिलता रहे। इसमें निरीक्षण व्यय होता है, क्योंकि कई बार अगर ये निश्चित है कि 2 से 4 आपको यहाँ रुकना है, तो कई बार ऐसा होता है कि श्रमिक को अगर उत्पादन से मतलब नहीं है, यानी उसको वो आउटपुट कितना दे रहा है उस पर उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाएगा, तो ऐसे में सुपरविज़न उसका बहुत अच्छे से किया जाना ज़्यादा ज़रूरी होता है। साथ ही श्रम पूंजी संघर्ष की स्थितियाँ भी पैदा हो सकती हैं। ऐसी स्थितियों में विरोधी कार्यों की ओर झुकाव हो सकता है, यानी काम पे अगर नज़र नहीं रखी जाए तो श्रमिक अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि बस अगर ये जैसे ही समय निकल जाएगा और हमें हमारी मजदूरी मिल जाएगी, उन्हें उत्पादकता और उत्पादन को बढ़ाने जैसे कामों में कोई दिलचस्पी नहीं रहती हैं। पदोन्नति के निर्णय में भी ऐसे में कठिनाइयाँ होती हैं, और प्रशिक्षण पर व्यय, इस पद्धति को जब अपनाया जाता है तो श्रमिकों के द्वारा जो भी काम संपादित किया जाता है उसमें काम के घंटों के अनुपात में ही मजदूरी उन्हें
देनी होती हैं, तो इसलिए जो कॉस्ट है वो उसकी क्या हो जाती है, बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को बढ़ाने के प्रयास श्रमिकों की तरफ से ज़्यादा नहीं होंगे। और यह जो पद्धति है यह लोचहीन है, क्योंकि इसमें अपनी आवश्यकताओं और ज़रूरत के अनुसार परिवर्तन करना संभव नहीं है। तो इस तरीके से यदि हम देखें तो जो मजदूरी का भुगतान है वो यदि समय के आधार 2 तरीक़ों से किया जाता है, समय अनुसार और कार्य अनुसार। और समय के अनुसार जब मजदूरी का भुगतान किया जाता है तो इसमें कुछ लाभ भी हैं जिनकी हमने बात की श्रमिकों की और सेवा योजकों के दृष्टिकोण में, और कुछ दोष भी इस प्रणाली के अंतर्गत हैं। लेकिन समय अनुसार जब मजदूरी पद्धति को अपनाया जाता है तो यदि इन्हें कुछ सुविधाओं या इन्हें कुछ सुधारों के साथ अपना लिया जाता है तो ऐसी स्थिति में ये ज़्यादा बेहतर बन सकती हैं। C.L. गुडरिच ने इस प्रणाली का वर्णन करते हुए बताया है कि श्रमिकों की जो राष्ट्रीय यूनियन कार्यकारिणी प्रत्येक श्रमिक को उसकी योग्यता के अनुसार श्रेणीबद्ध करती हैं और उसे अनेक वर्गों में, जिसमें न्यूनतम मजदूरी हो सकती हैं, सामूहिक सौदेबाजी द्वारा जो तय होती हैं। यदि कोई सेवा योजक किसी श्रमिक को की योग्यता पर आपत्ति उठाए तो प्रबंधक उस कार्य की अलग अलग क्रियाओं के विषय में उसकी प्रायोगिक परीक्षा लेते हैं, यानी उसका टेस्ट कर सकते हैं। तो कुछ सुधार करके अगर समयानुसार मजदूरी पद्धति को लागू किया जाए तो ये मजदूरी के भुगतान की एक बेहतर विधि साबित हो सकती हैं। थैंक यू।